लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र का अर्थ एवं लोकतंत्र के गुण दोष। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र आधुनिक शासन प्रणालियों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है और लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली भी नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की कला या जीवन का रास्ता, वे ऑफ लाइफ भी है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोकतंत्र को प्राय एक शासनिक रूप में देखा जाता है, शासन के एक प्रकार के रूप में देखा जाता है, शासन के एक स्वरूप के रूप में देखा जाता है कि शासन किस प्रकार से जनहितैषी है, शासन में जनता की किस हद तक जो भूमिका है वो निर्धारित है और शासक और शासितों के बीच में किस प्रकार के संबंध है, ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में अपना एक अलग वजूद, अपना एक अलग मुकाम देखा जा सकता है। तो पहले अपन देखते हैं कि लोकतंत्र जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो शाब्दिक दृष्टि से कैसी शासन प्रणाली है। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जो यूनानी भाषा के शब्द है डेमोस, जिसका अर्थ होता है जनता या भीड़ अर्थात लोग। दूसरा शब्द है क्रेतिया, जिसका अर्थ होता है शासन। डेमोस प्लस क्रेतिया दोनों को मिला दिया जाए तो शब्द बनता है डेमोक्रेसी, अर्थात जनता का शासन, लोगों का शासन, जिसे हम प्रजातंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने सन 1863 में गेट्सबर्ग में लोकतंत्र की परिभाषा जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के शासन के रूप में की। मूलतः ये शब्द ईसा से 422 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक वलियन ने कहे थे। वलियन के शब्द है लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। इस परिभाषा में जनता शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अर्थात जनतंत्र में या लोकतंत्र में जनता कितनी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन किया जाता है, शासन का स्वरूप, शासन का संचालन, शासन का लक्ष्य सभी कुछ जन आधारित होता है, जनता को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्धारण किया जाता है। वस्तुतः लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम सूत्र जो होता है वो जनता के हाथ में होता है। सत्ता का प्रयोग जनहित को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, अर्थात वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता आधार और लंब दोनों हो, लोकहित जिसका लक्ष्य हो, यही लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। ऐसी सरकार जिसमें जनता शक्तिशाली हो वह जनतंत्र है। पेरिक्लिस ने यह कहा, बहुमत का शासन हो, अरस्तु ने उसे लोकतंत्र कहा। जनता की सहभागिता हो, सीले ने उसे लोकतंत्र बताया। समष्टि समाज में शक्ति हो, लॉर्ड ब्राइस ने वही लोकतंत्र माना है। वहीं मैजनी का मत है कि सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाने वाली और सबकी भलाई या उन्नति करने वाली सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। वहीं
इतिहास के पिता हेरोडोटस ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए कहा कि शासन या प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। इस प्रकार लोकतंत्र की जब हम परिभाषा करते हैं तो लोकतंत्र के दो रूप हमारे सामने आते हैं, एक लोकतंत्र का व्यापक स्वरूप और दूसरा लोकतंत्र का संकुचित स्वरूप। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ यह है कि लोकतंत्र शासन, राज्य, समाज, नैतिकता, जीवन और आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप है। शासन सार्वजनिक हित में सरकार की नीतियों को निर्मित, नियंत्रित और संचालित करें, और सरकार का निर्धारण, सरकार का निर्वाचन और निष्पादन पर जनता का अंतिम निर्णय जहाँ होता है। समाज समानता और नैतिकता पर आधारित हो। वस्तुतः लोकतंत्र जीवन का एक नज़रिया तथा आर्थिक समानता लाने का एक प्रमुख लक्ष्य रखता है। ये व्यापक लोकतंत्र है या व्यापक लोकतंत्र का व्यापक दृष्टिकोण है। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार केवल सरकार या शासन का रूप ही लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र वस्तुतः एक व्यापक अवधारणा है जो जीवन के जो विविध पक्ष हैं उन सभी पक्षों को एक साथ समाहित किए हुए हैं। जहाँ लोकतंत्र के प्रकार का प्रश्न है तो मुख्य रूप से लोकतंत्र को दो प्रकारों में भागों में बांटा जा सकता है, रूपों में बांटा जा सकता है, स्वरूप देखे जा सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली जिसमें समस्त नागरिक स्वयं सीधे ही राजकाज में भाग लेते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों पर निर्भर नहीं रहते, उनका प्रबल समर्थन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं और उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली नीतियों में स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर नीतियों का निर्माण करते हैं। इसका प्रबल समर्थक जो थे वो जीन जैक्स रूसो थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या जिसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग जनता स्वयं अपने उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर जनता चुनती है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सबसे प्रबल समर्थक जे.एस. मिल है। अब लोकतंत्र के मुख्य तत्वों की बात की जाए, लक्षणों की बात की जाए या विशेषताओं की बात की जाए तो लोकतंत्र के संक्षेप में निम्न विशेषताएं हैं। पहली बात तो यह कि जनता की सर्वोच्च और सर्वोपरि जो इच्छा होती है वो लोकतंत्र है। दूसरा, जनता के द्वारा जहां प्रतिनिधि सरकार का निर्माण हो। तीसरी बात, जहां निष्पक्ष और स्वतंत्र समयबद्ध चुनाव हो। चौथी बात, वैश्विक मताधिकार पर आधारित सरकार हो। नेक्स्ट विशेषता, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार हो। संवैधानिक और सीमित सरकारों का चयन हो। निष्पक्ष न्यायपालिका हो। विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो। जनमत का आदर हो। जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा हो एवं राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की मौजूदगी जहां हो वहां हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है या फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट संचालित हो रही है। तो लोकतंत्र के लिए इन बातों का होना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो लोकतंत्र है वो शासन व्यवस्था में जो कमियां नहीं हैं या लोकतंत्र में सारी अच्छाई हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी अनेक कमियां देखी गई है। जैसे इसे अयोग्यता का शासन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुमत का शासन होता है इसलिए। दूसरी बात, इसमें शैक्षणिक स्थिति पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वहीं समानता और स्वतंत्रता की धारणा भी परिपूर्ण या नहीं होती। अनुत्तरदायीपूर्ण शासन भी रहता है। राजनीतिक दलों का कुप्रभाव जो है वो भी देखा जा सकता है। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय भी लोकतंत्र में होता है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देखा जा सकता है।
कला और विज्ञान का पतन होता है, बहुमत की तानाशाही स्थापित होती है, मतदाता जो होते हैं वो शासन के प्रति उदासीन भी रहते हैं, संकट काल में तुरंत निर्णय नहीं लिए जा सकते और विश्व शांति का समर्थक चिंतन भी नहीं है। इन सब कमियों को देखते हुए प्लेटो और अरस्तु ने प्रजातंत्र को विकृत सरकार कहा है। वहीं टेरिलैंड ने लोकतंत्र को बुरे लोगों का कुलीन तंत्र का नाम दिया है, तो वहीं कार्लाइल ने तो इसे बेवकूफ़ों का शासन तक कह दिया। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र की ओर दो ही व्यक्ति आकर्षित होते हैं, एक पागल और दूसरे दिवालिया। लेकिन इस लोकतंत्र के अपने लाभ हैं, लोकतंत्र के अपने जीवन मूल्य हैं, लोकतंत्र शासन व्यवस्था का अपना स्वरूप है। क्योंकि इसमें सार्वजनिक हितों में अभिवृद्धि होती है, कार्यकुशलता में भी बढ़ोतरी होती है, सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, नैतिक चरित्र उन्नत होता है, देशभक्ति की शिक्षा इसमें मिलती है, क्रांति से सुरक्षा होती है, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा भी संभव है, कला और विज्ञान की प्रगति भी संभव है, संविधानवाद में आस्था होती है, रूल ऑफ लॉ का शासन स्थापित होता है और जो देशभक्ति है उसको भी बढ़ावा मिलता है। जैसा कि डॉक्टर गार्नर ने लिखा है कि सार्वजनिक चुनाव, सार्वजनिक नियंत्रण और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के कारण इस शासन प्रणाली में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा कहीं अधिक कार्यकुशलता की संभावना रहती है। वहीं बेंथम ने लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहा है, तो जॉन बॉनक्राफ्ट ने लोकतंत्र को पवित्र ईश्वरीय सिद्धांत की संज्ञा दी है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि लोकतंत्र की सारी कमियां ही हैं, बल्कि लोकतंत्र की बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि लोकतंत्र अयोग्य शासन है, और ये कहने वाले विद्वान हैं फागे। वो कहते हैं कि लोकतंत्र अयोग्यता का सिद्धांत है। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने की अन्य व्यक्तियों के बराबर योग्यता रखता है। इस धारणा की व्यापक आलोचना की जाती है। प्लेटो का मत है कि शासन संचालन एक कला है और केवल ज्ञानी व्यक्ति ही शासन चला सकता है। वहीं अरस्तु का कहना है कि केवल कुछ लोगों में ही शासन करने की क्षमता होती है। उसके प्रतिकूल लोकतंत्र विशेषज्ञों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्र में कोई पायलट तो प्रधानमंत्री बन जाता है, तो कोई किसान वित्त मंत्री। इसलिए आलोचकों ने इसे अयोग्यता का शासन कहा है। लेकिन ने लिखा है लोकतंत्र सबसे अधिक गरीब, अधिक अज्ञानी और सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों का शासन है, जिनकी संख्या स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक होती है। आलोचकों के अनुसार इस शासन प्रणाली में वोटों को तोला नहीं गिना जाता है। इसमें अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत योग्य व्यक्तियों के अल्पमत पर शासन करता है। तो इस कारण से कई बार लोकतंत्र को अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र का अपना वजूद है, लोकतंत्र का अपनी सेहत है। लोकतंत्र जो है शासन व्यवस्थाओं में सबसे उम्दा शासन व्यवस्था है, लेकिन उसमें कमी हो सकती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाए, इस संबंध में क्या शर्तें देखी जा सकती है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, तो लोकतंत्र अधिक से अधिक सफल हो, इसके लिए सबसे आवश्यक तो यह है कि समाज में शांति और व्यवस्था हो। दूसरा, सुदृढ़ अर्थ नीति हो। तीसरा, आर्थिक समानता अत्यधिक हो, सामाजिक न्याय की स्थापना हो, शिक्षित और जागरूक जनता हो, जनमत के स्वतंत्र साधन हो, नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र को अत्यधिक बढ़ावा दें, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, स्थानीय स्वशासन को अत्यधिक महत्व दिया जाए, नागरिक स्वतंत्रताएं रक्षित हो और स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका हो, योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र हो और स्वस्थ और सुसंगठित राजनीतिक दल हो, योग्य और निष्ठावान राजनेता हो, सार्वजनिक हित तंत्र का विकास हो, आधारभूत मामलों में देश के नेतृत्व में देश के जो नेता हैं उनमें राष्ट्रीय सहमति हो, और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र में प्रभावशाली विपक्ष हो, प्रतिपक्ष हो,
वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों उत्तरदायी और जवाबदेही हो, सूचना का प्रभावी तंत्र हो, सामाजिक सुरक्षा की विशेष व्यवस्था हो और सबसे बड़ी बात यह कि देश में निवास करने वाली जनता का नैतिक चरित्र अगर उच्च हो तो लोकतंत्र अत्यधिक सफल और सफलतम शासन व्यवस्था होगी। और अब 21वीं शताब्दी में शासन व्यवस्था में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही है।